नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम 9वें पाठ में 2 पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था, पहले प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और फिर हमने प्रतिबिंब निर्माण, अलग अलग प्रकार से दर्पणों में प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति देखी थी, किस प्रकार प्रतिबिंब निर्माण होता है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार अपवर्तन होता है, क्या होता है अपवर्तन और अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी है और हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हम देखते हैं अपवर्तन की घटनाएं। तो देखते हैं क्या होता है अपवर्तनांक। अपवर्तन क्या होता है, देखते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन में की हमारे दैनिक जीवन में सामान्य घटनाएं देखने को मिलती है और उसको हम हर रोज़ देखते ही हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश, पहले हमने क्या पढ़ा था, परावर्तन पढ़ा था। तो परावर्तन में तो क्या था कि प्रकाश की किरण, जब जो प्रकाश की किरण थी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में जा रही थी, वो तो क्या था अपवर्तनांक। यानी एक माध्यम से आ रही थी और दूसरे माध्यम में जाकर टकराकर उस दूसरे माध्यम पर और वापस उसी माध्यम में लौट रही थी प्रकाश की किरण, वो तो क्या था आपका परावर्तन था। अब अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन वापस उसी माध्यम में नहीं जाता है। तो क्या होता है उसमें, जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और प्रकाश की यही घटना आपकी क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। क्या होता है अपवर्तन, अपवर्तन होता है कि प्रकाश की जो एक प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और यही घटना क्या कहलाती है, आपकी अपवर्तन कहलाती है। अब देखते हैं अपवर्तन में क्या होता है। अब अपवर्तन में 2 माध्यम होता है, यानी 2 माध्यमों के बीच में होता है अपवर्तन। तो एक माध्यम कौन सा होगा, एक माध्यम से कोई सा मान लो, एक माध्यम होगा विरल माध्यम और दूसरा कौन सा होगा आपका संघन माध्यम। 2 माध्यम हो गए, एक विरल हो गया, दूसरा संघन हो गया। अब संघन और विरल माध्यमों पर निर्भर करता है कि कौन सा विरल होगा और कौन सा संघन होगा। जैसे हम देखते हैं कि यदि आपने कांच और हवा ली है तो हवा क्या हो जाएगी आपकी, हवा क्या होगा, हवा पहले आपने लिया है, यदि हवा और पानी लिया है तो हवा तो होगी आपकी विरल माध्यम और संघन माध्यम क्या होगा, पानी होगा। यदि आपने कांच और हीरे में लिया है तो कांच आपका क्या होगा, विरल माध्यम होगा और हीरा क्या होगा, संघन माध्यम होगा। इसी प्रकार 2 माध्यमों के बीच में देखते हैं कि कौन सा संघन और कौन सा विरल है, माध्यमों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं इसमें कैसे इसमें घटना, विचलित होने की घटना होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है, विरल माध्यम में ज़्यादा होता है। पहले सबसे देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है। निर्वात क्या होता है, जहाँ पर कोई भी प्रकार की वायु न हो, वो क्या होता है आपका निर्वात। तो सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग है वो किस में होता है, आपका निर्वात में होता है। निर्वात से ज़्यादा किस में होगा, निर्वात से कम विरल में होगा और सबसे कम फिर किस में होगा, संघन में होगा। तो यही घटना प्रकाश की अपवर्तन में होती है। क्या होता है अपवर्तन में, अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की एक किरण जाती है, जैसे यह प्रकाश की किरण है आपकी विरल माध्यम से, पहला माध्यम है और उससे संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो विरल माध्यम में तो प्रकाश का वेग ज़्यादा था और संघन माध्यम में आते ही प्रकाश का वेग क्या हो गया, कम हो गया। तो वे क्या हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ, यानी ये अपना रास्ता था, ये सीधा जाना थी हिसाब से, तो क्या होना चाहिए था, सीधा गमन करना था। तो क्या हुआ, इसमें सीधा नहीं जाकर ये यहाँ पर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है प्रकाश की किरण। यही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन में क्या होता है, 2 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम आपका कौन सा होगा, ये ऊपर वाला गया, जैसे हमने क्या मान लिया, पहला माध्यम, जैसे हमने पहला मान लिया हवा मान लिया और दूसरा कौन सा माना है, पानी मान लिया। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन में। यानी एक माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अधिक होगा और दूसरे में क्या होगा, कम होगा। जब अधिक वाले से कम में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अब अपने पथ से विचलित हो जाता है। यही प्रकाश की घटना क्या होगी, अपवर्तन होगी। जो आने वाली किरण है वो क्या कहलाएगी, आपकी आपतित किरण हो जाएगी। और जो परावर्तित होती है, जो अपवर्तित होती है, परावर्तित तो होती नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होती है तो क्या होगा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण, फिर क्या होगा, दूसरी किरण अपवर्तित किरण। और ये क्या हो जाता है, आपका अभिलंब हो जाता है।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें दोनों माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की स्थिति होती है और यही स्थिति आपको आगे भी याद रखनी होती है। इसी पर आगे जो प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं हैं वो सभी इन्हीं पर दोनों पर डिपेंड होती है, विरल माध्यम और संघन माध्यम में। देखते हैं ऐसे कौन सी स्थिति है ये विरल माध्यम और संघन माध्यम की। तो संघन माध्यम में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ पर प्रवेश करती है, संघन माध्यम में, तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज़्यादा, संघन माध्यम में कम होता है, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और यदि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इन्हीं दोनों घटनाओं पर आधारित अलग अलग प्रकार की हम घटनाएं देखेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो पहली स्थिति कौन सी थी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसमें जा रही है, संघन माध्यम जा रही है, तो क्या हो जाता है, ये अभिलंब है, इस अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, या अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपने पथ से ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये क्या है, ये आपका जो बीच में दिखा रखा है ये अभिलंब है। और इससे जब विरल माध्यम संघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ती है। और यदि प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। ये दोनों घटनाओं पर आधारित अलग अलग हम देखेंगे। देखते हैं इसमें जो निर्वात है, जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है और वो कितना होता है, 3 × 10 की पावर कितनी होती है, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये होता है आपका निर्वात में प्रकाश का वेग। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में, फिर हवा में और फिर पानी में। क्यों, क्योंकि हवा क्या है, विरल माध्यम है, पानी क्या है, संघन माध्यम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा और संघन माध्यम में क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार हमने किसके देखे थे, परावर्तन के नियम देखे थे, उसी प्रकार हम देखेंगे आज अपवर्तन के नियम। तो क्या होता है अपवर्तन के नियमों में, देखते हैं इसमें। तो पहला नियम, 2 है अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम भी 2 थे। इसमें देखते हैं कि आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, यह जो आपतित किरण आपकी ये आने वाली किरण है, ये कौन सी है, आपतित किरण होगी। दूसरी कौन सी, अपवर्तित किरण, जो कौन सी, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई ये किरण, ये कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। और अभिलंब, ये कौन सा है बीच में, ये जो डॉट डॉट दिखा रखा है ये आपका कौन सा है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु में होते हैं। तीनों कौन सा तल में, ये जो तल आपको दिखा रखा है एक ही तल और एक ही बिंदु में हो रहा है। ये कौन सा अपवर्तन का प्रथम नियम है। क्या है अपवर्तन का प्रथम नियम, कि आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम प्रवेश करने वाली जो किरण है वो अपवर्तित किरण, और अभिलंब, ये जो आपका दिखा रखा है अभिलंब, तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु में होते हैं। ये क्या कौन सा नियम आपका अपवर्तन का प्रथम नियम है। ये तो आपका जो परावर्तन का नियम था प्रथम, उसी के प्रकार का है। दूसरा हम देखते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम कौन सा है। दूसरा नियम है, इसमें क्या होता है, उसमें तो क्या था, आपतन जो आपका जो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण था दोनों के थे, क्या थे, बराबर थे। यानी जो उसमें आ रही किरण थी उसमें जो कोण बन रहा था वो, और वापिस टकराकर दूसरे माध्यम में टकराकर वापस जा रही थी, उन दोनों के बीच में जब कोण बन रहा था वो दोनों क्या थे, मान बराबर, यानी कोण आई और कोण आर का मान उसमें तो परावर्तन में तो बराबर था। लेकिन अपवर्तन में उससे अलग होता है। कैसे होता है कि आपतन कोण की ज्या क्या मतलब, यानी साइन, ज्या का मतलब किससे है, इसमें साइन से। कोस यदि होता तो उसमें कोस ज्या बोलते हैं उसको। अब इसमें देखते हैं आपतन कोण की ज्या यानी साइन का मान, यानी आपतन कोण की ज्या आई और अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी अपवर्तन का दूसरा नियम कौन सा है, आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, यानी इस कोण का मान, दोनों एक ही दोनों अनुपात एक नियतांक होते हैं। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये दोनों की अनुपात, दोनों को जो अनुपात है वो क्या होते हैं कि नियतांक में होते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है।
ये आपको दोनों अपवर्तन के दोनों नियम याद करनी है। जिस प्रकार आपने परावर्तन के नियम देखे थे उसी प्रकार आपका कौन सा होता है, आपका अपवर्तन के नियम होते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे इसमें क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यानी हमने दो माध्यम देखे आपने अपवर्तन में कि माध्यम सेकंड यानी माध्यम 2 और माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक आपका ये होता है म्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, म्यू। इस प्रकार होता है आपका अपवर्तनांक होता है, यानी दो माध्यमों के बीच में देखा जाता है अपवर्तनांक को। किस माध्यम में, दो माध्यमों को बीच में देखा जाता है। कैसे, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो म्यू है सेकंड और फर्स्ट, उनमें साइन आई और साइन आर, यानी साइन जहाँ आई और जहाँ आर, यानी साइन आई और साइन आर के अनुपात के बीच में देखा जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष और एक क्या होता है, सापेक्ष, उसके बीच में होता है। देखते हैं कैसे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, यानी प्रकाश निर्वात से, ये निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का वेग, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि यदि प्रकाश निर्वात जहाँ हवा नहीं हो, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष, यानी उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जिस प्रकार इसमें दे रखा है पानी के सापेक्ष आपका किसका, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है इसमें, इसका कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका हम ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है इसका। अलग अलग माध्यमों को देखते हैं, दोनों का दो माध्यम लिया होता है, उसमें दोनों का वेग का जो अनुपात है उसके आधार पर निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं म्यू डब्ल्यू और जी, डब्ल्यू क्यों लिया इसमें, डब्ल्यू यानी वाटर, और जी किसका लिया है, ग्लास यानी कांच, यानी प्रकाश का पानी में वेग दोनों माध्यम को लेंगे और प्रकाश का किसमें, कांच में वेग। इस प्रकार इसका सूत्र बन जाता है ये, यानी वी डब्ल्यू बट्टा वी जी। इस प्रकार हम इस अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं। अब क्या होता है, माध्यम की ये जो अपवर्तनांक है ये किन किन पर निर्भर करता है आपका, ये निर्भर करता है आपको माध्यम की प्रकृति पर, घनत्व पर, प्रकाश के रंग यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार ये निर्भर होता है इसमें। बैंगनी रंग के लिए प्रकाश, यानी बैंगनी रंग है उसमें प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग है उसके लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी ये अपवर्तनांक के बारे में बताया है कि अब यदि पूछ ले अलग से कि अपवर्तनांक किन पर निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक है वो आपका माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, और प्रकाश के रंग यानी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसमें आप देखते हो कि बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग है उसके लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। ये थी आपकी अपवर्तनांक के बारे में। अब देखते हैं कि अपवर्तन, और इसका एक सवाल है वो लास्ट में करेंगे। अब इसमें आपको दिया है कि अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, दैनिक जीवन में हम हर रोज देखते हैं वो घटनाएं किस पर आधारित होती है और कैसे होती है, उसका विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं पहली घटना आपकी कि पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। उसी प्रकार की दूसरी एक घटना और है कि पानी के गिलास में स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये दोनों एक ही बात है कि पानी, यदि कोई पानी ले रखा है आपने किसी पात्र के अंदर, जैसे आपने एक कोई गिलास है, कांच का गिलास है, उसमें आपने पानी ले लिया, और पानी के अंदर जैसे ही आपने किसको, एक पेंसिल को डुबोया, तो क्या होगा, आपको वो पेंसिल ऐसा लगेगा कि मुड़ी हुई है पानी के अंदर, यानी पानी में जाते ही क्या हो गई, मुड़ गई। जिस प्रकार इसमें आपको ये पात्र ले रखा है आपको कोई, इस पात्र के अंदर आपने पानी डाल लिया और फिर इसमें आपने किसी को इस पेंसिल को डाला इसमें, तो क्या हुआ, आपको इस प्रकार मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये क्यों होता है, ये सभी किसके कारण होता है। इसी प्रकार आपको दूसरी एक अन्य घटना और है तीसरी, कि आपका गिलास है, वो गिलास में रखी सिक्के का क्या होना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इन सभी के पीछे क्या कारण है, इन सभी का एक ही कारण आपका अपवर्तन,
यानी अपवर्तन के कारण ये सभी घटनाएं होती है। तो अपवर्तन में हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने पथ से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है। तो यही घटना आपके अपवर्तन होती है और इन्हीं पर आधारित ये घटनाएं हैं। तो ये जो दो है ये एक जैसी है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तो जैसे आपने इस पेंसिल को रखा या पेंसिल रखी हुई है, तो क्या होता है जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण है वो संघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम कौन सा हो गया, हवा हो गया, एक माध्यम विरल माध्यम तो हवा हो गया, और संघन कौन सा हो गया, संघन हो गया आपका पानी हो गया। जैसे ही इस संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और हमें पेंसिल क्या हो जाती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये कारण इसका यही है। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम कौन सा, विरल माध्यम हवा, विरल माध्यम से संघन माध्यम कौन सा हो गया, पानी हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, इसीलिए हमें पेंसिल क्या हो जाती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। इन दोनों का तो ये कारण हो गया। अब इसका कारण देखते हैं कि गिलास में रखिए आपको सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जब आप गिलास में सिक्के को रखते हो तो आपको, या बाल्टी में रखते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिक्का ऊपर उठ रहा है, या आपको कई बार क्या होता है कि कोई पात्र है उसका पैंदा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है इसका कारण ये है कि इसमें तो क्या था, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जा रही थी, इसमें क्या हुआ कि आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का कारण ये हो गया कि जब प्रकाश की किरण आपकी इस संघन माध्यम से, पानी हो गया संघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जा रही है, तब क्या होता है कि इसमें तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, इसमें क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी प्रकाश की किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने जो अभिलंब है उससे क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, यहाँ से इस ओर हट जाती है। तो यही घटना, इस कारण क्या होता है, आपको जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में क्या होनी चाहिए स्थिति, वास्तव में तो स्थिति ये होनी चाहिए थी कि ये जो है ये आपकी है, वो आपकी सीधी हुई जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है इस ओर झुक जाती है। इस ओर हटने के कारण क्या होता है, आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है आपका गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। क्या कारण हो गया कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, इसी कारण हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये है अपवर्तन की 3 घटनाएं। इसके बाद में हम देखते हैं आगे की घटनाएं। आगे आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो है आपका सूर्य उदय है। यानी हम हर रोज देखते हैं ये घटनाएं कि सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात आपको सूर्य दिखाई देता है। क्या कारण है कारण एक ही, कौन सा, अपवर्तन का कारण है। क्या कारण है इसमें कारण यह हो गया कि ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल कौन सा माध्यम हो गया, संघन माध्यम हो गया। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि इस वायुमंडल से आगे जाते हैं तो वहाँ का वातावरण क्या है, निर्वात है। वहाँ क्या है, निर्वात, हवा नहीं है। तो ये माध्यम कौन सा हो गया, विरल हो गया। जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो जैसे ही क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी, जो हम देखते हैं सूर्य की स्थिति, तो सूर्य की स्थिति आपको क्या हो जाती है, आपको आभासी पहले दिखाई देने लगती है, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक। क्यों होता है ये इसलिए होता है कि जब हम देखते हैं विस्तार से कि जब प्रकाश की जो किरण है, यानी प्रकाश की किरणें निर्वात यानी विरल माध्यम से वायुमंडल में यानी संघन माध्यम में प्रवेश करती है। कहाँ से, ये जो आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, आपकी निर्वात से, यानी इस सूर्य से निर्वात से कहाँ पर, वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वायुमंडलीय परतों के कारण, किसके कारण, वायुमंडलीय परतों के कारण, यानी अपवर्तन के कारण किरणें अभिलंब है आपका, ये आपका जो अभिलंब है इससे क्या, इसकी तरफ ही मुड़ जाती है और हमें क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्योदय पहले दिखाई देता है। यही घटना आपकी सूर्यास्त के समय होती है। दोनों में एक जैसी स्थिति होती है, यानी आपको आभासी स्थिति दिखाई देती है ऊपर की ओर। यानी जिस प्रकार सिक्के का हमने देखा था उसी प्रकार के इसमें कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, आपकी जो निर्वात है, यानी जो आपकी प्रकाश की किरण है
वो क्या होती है निर्वात से। निर्वात में क्या होता है विरल माध्यम और वायुमंडल में क्या है संघन माध्यम। निर्वात से कहाँ पर जाती है, निर्वात से पृथ्वी की वायुमंडल की तरफ जाती है, यानी संघन माध्यम की तरफ जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है मुड़ जाती है और हमें पृथ्वी पर जो आभासी स्थिति है वो पहले दिखाई देती है। और बाद वाली जो सूर्यास्त के समय है वही इसी प्रकार ये घटना होती है। ये आपने देखा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में दिखाई देने का कारण। इसी प्रकार आप हम देखते हैं कि अन्य घटना एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण है, किसकी किरण, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में, पहली घटना हम देखते हैं इस पर, ये जो पहली घटना है इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखो ये जो आपकी जो किरणें दिखाई दे रही है कि संघन माध्यम से आपकी कहाँ पर जा रही है विरल माध्यम में, तो क्या हो रहा है, तो आपकी जो अभिलंब है इससे क्या हो रही है दूर हट रही है धीरे धीरे। तो ये क्या हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और आपतन कोण का मान बढ़ाने पर जैसे जैसे, ये तो आपको पता चल गया कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब ये है आपका। तो फिर क्या है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम अपवर्तन कोण का मान बढ़ा दिया जाता है, यानी ये जो अपवर्तन कोण है, ये जो आपका अपवर्तन कोण है इसका मान क्या हो जाता है बढ़ाते हैं हम, तो क्या होता है अपवर्तन का कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, एक स्थिति तो पहले क्या होगी, ये आएगी आपकी स्थिति 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा यहाँ पर, किस डिग्री का 90 डिग्री का। जो अपवर्तित किरण है ये किस पर हो जाएगी 90 डिग्री कोण पर, जो अभिलंब है उनसे दूर हटेगी जैसे जैसे हम किसका आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, किसका आपतन कोण का मान, इसका आर का। तो क्या होगा आपतन कोण का मान और बढ़ता जाता है तो क्या होगा, आपतन कोण का वह विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री हो जाता है तो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका आपका जो आपतन कोण है, ये जो आपका आई है कोण है, ये क्या है, जैसे जैसे आई कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसे आ जाती है, पहली स्थिति तो कि आपका जो ये परावर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये जो कोण है अपवर्तन कोण है उसका मान क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री का हो जाता है कोण आर का मान, तो यही क्या कहलाता है आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। दोबारा से देखते हैं क्या होता है इसमें क्या होता है, जैसे जब हमने देखा कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है। ये आपने देखा यहाँ पर अभिलंब से क्या हो रही है दूर हट जाएगी, वास्तव में तो क्या होनी चाहिए थी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ अभिलंब से दूर हटती है। तो क्या होता है, तो आपका जैसे ही हम देखते हैं, ये तो स्थिति पहली थी, दूसरी स्थिति में हमने देखा कि जैसे ही हम इस आई का मान, इस कोण का मान क्या करेंगे बढ़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जैसे जैसे हम कोण का मान बढ़ाते हैं तो इस आर का मान यानी अपवर्तन कोण का मान है वो क्या हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखें तीसरी स्थिति, जैसे ही और बढ़ाते हैं इसको और भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी होगी कि ये क्या होगा अपवर्त जो ये है ये क्या होता है इसमें परावर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें परावर्तन हो जाता है। और यही घटना हम देखते हैं आगे जाकर किसमें बदलती है, यह घटना आपकी, यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाएंगे, क्या करेंगे आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका प्रकाश है वो क्या हो जाता है, आपका जो प्रकाश की किरण है, आपकी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर संघन माध्यम में ही क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है और यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, हमने देखा कि जब आपकी ये देखते हैं हम अलग से चित्र के माध्यम से और देखते हैं इसमें कि हमने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण है इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो क्या होता है संघन माध्यम से, ये आपका कौन सा माध्यम है संघन माध्यम,
संघन माध्यम के से विरल माध्यम में प्रवेश करती है यहाँ पर, तो क्या होता है अभिलंब से इस अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यह आपने पहली स्थिति देखी। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस कोण आर आई का मान बढ़ाते जाएंगे तो आपका कोण आर है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, आपकी ऐसी आ जाएगी। यानी जैसे जैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ाएंगे, इस कोण का मान बढ़ाते जाते हैं हम, तो क्या हो जाता है आपका इस कोण आर का मान 90 डिग्री का हो जाता है। यह क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे और बढ़ाते हैं इसका मान, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन होने के बजाय क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, यह परावर्तित हो जाती है किरण। यही घटना क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इस प्रकार हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा, और इसको यदि बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं आगे की घटना, और इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जो आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये किस में उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है प्रकाश तंतु में। किसमें, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा संचार में होता है इसका उपयोग। कैसे, हम देखते हैं कि जो हमारा नेट वाली जो स्थिति है, नेट में जो केबल के माध्यम से नेट दिया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है प्रकाश तंतु की यानी ऑप्टिकल फाइबर में संचार में इसका उपयोग करते हैं। किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब देखते हैं आगे की घटना। आगे इसमें एक घटना है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण सीधी सी घटना है। जैसे हर रोज हम देखते हैं कि जैसे ही आपने क्या होता है कि घरों में हम देखते हैं कि जैसे सर्फ का पानी है, जो आपने साबुन धोई, तो साबुन से कपड़े धोए, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं उस पर जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरण जाती है, तो आगे हमें क्या होता है, अलग अलग 7 रंग दिखाई देते हैं। ये वही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। जैसे हम आकाश में देखते हैं, कई बार हमें दिखाई देता है 7 अलग अलग पट्टी सी दिखाई देती है, इंद्रधनुष में दिखाई देता है, सभी में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो इसको कैसे समझे हम देखते हैं कि एक प्रिज्म नाम सुना होगा आपने। प्रिज्म क्या होता है, इस प्रकार की आकृति होती है, त्रिभुज आकार की आकृति होती है। इसमें आयतों और त्रिभुज का मिलकर बना होता है, ये कांच का होता है। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे ही इसमें क्या होता है, प्रकाश गुजरता है, प्रकाश की किरणें गुजारते हैं हम। प्रकाश में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें श्वेत प्रकाश बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि 7 रंगों का मिश्रण होता है उसमें। तो क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, तो अलग अलग हमें प्रिज्म के आगे 7 रंग दिखाई देता है। और ये जब हम क्या करते हैं, एक पर्दे पर उतार लेते, पर्दे पर प्राप्त करते हैं, पर्दा लगा दे इसके आगे, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इसमें अलग अलग कौन से रंग होंगे, उसमें 7 रंग होते हैं। जैसे हम यदि इसको देखें तो इसमें क्या होता है, अलग अलग रंग होता है। इसको यदि इंग्लिश के रूप में देखें तो क्या होगा, वॉयलेट यानी क्या होता है, वॉयलेट आपका बैंगनी होता है। कौन सा रंग है, वॉयलेट यानी बैंगनी रंग, इंडिगो यानी जामुनी रंग, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा रंग, येलो यानी पीला रंग होगा, ऑरेंज यानी नारंगी रंग हो जाएगा, और रेड यानी लाल रंग हो जाएगा। यदि आप ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रख लो। यदि आपको ऐसे याद नहीं रहे तो क्या, इसका एक ट्रिक है हिंदी में, कैसे याद रख सकते हैं हम इसको, सीधा से याद कर सकते हो, बैनी आहे पीनाला। क्या याद कर सकते हो, बैनी आहे पीनाला, यानी बे से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, या क्या कर सकते हो इसको, जामुनी, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, यानी बैनी आहे पीनाला। सभी 7 रंगों का मिश्रण इसमें होता है। इस प्रकार आप इस रंगों को याद कर सकते हो, श्वेत प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं। अब इसको जब हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। देखते हैं क्या होता है इसमें। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इनको जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। सीधी सी घटना है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण आपकी सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश की किरण है, उनको जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 मूल रंग अलग अलग आपको दिखाई देने लगते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
और जब इन रंगों को किस पर प्राप्त करते हैं, हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो ये घटना आपकी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। बस यही घटना आपकी वर्ण विक्षेपण की है। और इसको हम यदि अलग से देखें तो इसका अलग हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हो वर्ण विक्षेपण की घटना इस प्रकार होती है। ये आपका प्रिज्म है। जैसे ही हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो इस प्रकार अलग अलग आपको क्या है, 7 रंग दिखाई देंगे। और ये पर्दे पर प्राप्त करना आपका क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। और जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये घटना आपका वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो ये घटना ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये होगी आपकी वर्ण विक्षेपण की घटना। अब देखते हैं आगे यदि हम देखें, ये तो सभी अपवर्तन की घटना हम दैनिक जीवन में देखते ही हैं। इसमें आपको एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा है। इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन बीच में दिए हुए हैं वो सभी आपको देखना है, उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो और एवं कांच का अपवर्तनांक क्या हो, 1.5 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का क्या ज्ञात करना है, आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर कोई वेग नहीं दिया है। यदि वेग देते तो हम सीधा ही क्या है, सूत्र में रख देते और मान ज्ञात कर लेते। लेकिन इसमें क्या दिया आपको, पहले तो दिया है पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक, और आपको पानी के सापेक्ष किसका ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हम कौन सा क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि आपको किसका दिया है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक कौन सा दिया है, 1.50 दिया हुआ है दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। देखते हैं इसमें पानी के सापेक्ष आपको कांच का अपवर्तनांक यदि ज्ञात करो तो उसका सूत्र क्या है, ये है आपका μ/g, यानी प्रकाश का पानी में वेग बटा कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का कांच में वेग, यानी v/v/g। ये क्या हो गया, आपका सूत्र है। इसमें यदि आपको वेग दिया होता तो हम सीधा मान रख के ज्ञात कर सकते, लेकिन क्या होगा, अब हमें पहले वेग ज्ञात करना पड़ेगा। तो वेग ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें इसके लिए एक कोई भी इकाई है वो पहले से ज्ञात होनी चाहिए। जैसे हम प्रकाश में का जो वेग है निर्वात में लिखते हैं तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, c से दर्शाते हैं इसको। देखते हैं इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना आपको पानी में जो पानी है उसमें वेग ज्ञात कर, प्रकाश का पानी में वेग ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं इसको इस सूत्र में रखते हैं। तो प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का पानी में वेग, यानी पानी का निर्वात के सापेक्ष वाले ज्ञात करते हैं वेग। तो इसमें आप सूत्र में मान रख सकते हो, जो प्रकाश का निर्वात में वेग है इसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल C से दर्शाते हैं, और इसका मान ये दिया हुआ है। अब यदि इसको आपको ज्ञात करना है, यानी प्रकाश का पानी में वेग ज्ञात करोगे तो इसको सामने रखोगे और इसको इस तरफ लाओगे तो ये आपका सूत्र बनता है। इसको जब हम मान रखते हैं तो क्या होगा, आगे इस प्रकार आपको ज्ञात होगा, यानी c/μg। किसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका जो प्रकाश है, प्रकाश का कांच में वेग, यानी ये तो किसका हो गया, प्रकाश का पानी में वेग। और फिर यदि हम दोबारा इसी प्रकार मान रखेंगे तो प्रकाश का कांच में वेग क्या है, इस प्रकार ज्ञात होगा। यानी प्रकाश का पानी में वेग तो हमने इस प्रकार ज्ञात किया इस सूत्र के माध्यम से। और फिर यदि आप उसी प्रकार मान रखते हो तो क्या है, आपको प्रकाश का कांच में वेग भी इसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। ये दो सूत्र अलग अलग प्राप्त हुए, ये तो पहला हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या है, मान रखते हैं एक जब मान रखते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार आपको जब आप हल करते हो तो ये आपको प्राप्त होता है, कौन सा, ये वाला सूत्र आपको प्राप्त होता है, यानी μg/μw। अब आपको ये प्राप्त हो गया कि जो प्रकाश का कांच में वेग ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, तो क्या आपको इस जो प्रकाश है उसका किस में आपको ज्ञात करना है, प्रकाश का वेग है जो आपका अपवर्तनांक है पानी के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसका, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि हम ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र के माध्यम से मान रखे फिर ज्ञात कर सकते हैं। 1.5 यानी आपको जो पानी का जो कांच का वेग है वो तो कितना है, अपवर्तनांक का वो 1.5 है, और जो आपका पानी है उसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33। जैसे हम मान निकालते हैं तो 1.12 आपका आता है।
ये किसका आ गया, यह आ गया आपका किसके सापेक्ष, यह आ गया आपका पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस प्रकार हम सरल से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें से कोई भी पॉइंट है वो न समझ में आए तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। यदि आपको कक्षा 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है साइंस का, तो आप इस YouTube पर सर्च करके प्राप्त कर सकते हो। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज है, ये YouTube पर जाकर सर्च करोगे तो आपको पूरा पाठ्यक्रम मिल जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम ये PDF प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।